नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डायोम पर। तो आज हम लोग जानेंगे आईएएस की परीक्षा में जीव विज्ञान से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, अधिकांश कीट कैसे श्वसन करते हैं? मतलब जो कीट होते हैं, कीट पतंग होते हैं, वो अपना श्वसन कैसे सांस लेते हैं, किस यंत्र के द्वारा सांस जैसे हम लोग नाक के द्वारा या फेफड़े की सहायता से सांस लेते हैं, उसी प्रकार आपको बताना है कि जो कीट होते हैं वो किससे सांस लेते हैं। ये त्वचा से, पहला ऑप्शन है त्वचा से, दूसरा ऑप्शन है क्लोम से, तीसरा फेफड़ों से या फिर वातक यंत्र से। तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जो कीट होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया होती है और वो ऑक्सीजन से, मनुष्य जो है ऑक्सीजन को लेता है, वैसे जो कीट होते हैं वो भी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इनमें सांस लेने के लिए वायु नलियाँ या ट्रैकिया का जाल बिछा रहता है, और इस जो ट्रैकिया का जाल बिछा रहता है इसे ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है क्या? वातक यंत्र। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। यह जो ट्रैकियल सिस्टम होता है, वातक यंत्र होता है, बाहरी वायु को ग्रहण कर शरीर की प्रत्येक सेल्स तक पहुँचाने में मदद करता है, ये सहायक होता है। नेक्स्ट है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है? जैसे कि आपको मालूम है डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यह एक आनुवंशिक इकाई है जो है किसी भी जो आपके वो होते हैं जेनेटिक मटेरियल होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो आपको बताना है कि नाभिक के अलावा मतलब न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है। पहले ऑप्शन है तारक का केंद्र जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं इंग्लिश में, गोल्जी उपकरण जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं इंग्लिश में, लाइसोसोम जिसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट हमारा है डी, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे सेल्स का पावर हाउस कहा जाता है, इसी से जो है सेल्स को पावर मिलती है। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। जो नाभिक के अलावा जो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट मतलब दो और पाया जाता है न्यूक्लियस के अलावा, यह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक में पाया जाता है। यह जो डीएनए होता है ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों के संकेत को, सूचनाओं को जनपत्र की भांति जो है जनकों में पहुंचाता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी 1869 में फ्रेडरिक माइखर ने। और इसकी जो डबल हेलिक्स मॉडल है 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने इसके डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी। इन्हें जो है वाटसन एंड क्रिक को 1963 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हमारा तीसरा प्रश्न है, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रापश मतलब जो प्रियांश होते हैं वो लघुत्तम सजीवी कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट हमारा है, माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है। नेक्स्ट और हमारा तीसरा ऑप्शन है, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए से बने होते हैं। आरएनए मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे मनुष्य जो मतलब एनिमल होते हैं उसमें डीएनए पाया जाता है, वैसे ही प्लांट्स में आरएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। अगला हमारा जो ऑप्शन है, रिकेट्स में कोशिका भित्ति नहीं होती है। आइए देखते हैं इसकी कुछ व्याख्या, उसके बाद प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो दूसरा का हमारा ऑप्शन सही है डी। और आइए तीसरे को देखते हैं। तीसरा हमारा है, पादप विषाणु जिसे वायरॉइड्स कहते हैं, एक अविकल्पी परजीवी है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, जो कि सिर्फ होस्ट कोशिकाओं के अंदर
ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। इनमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए पाया जाता है। जब यह कैसे होता है, या फिर ये दो तरीके का हो सकता है, डीएनए आरएनए दो तरीके का हो सकता है, या यह डबल हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार क्या होता है, एक प्रोटीन द्वारा घिरा रहता है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए या डीएनए, यह एक प्रोटीन आवरण से घिरा रहता है। और क्या है प्रोटीन? हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, तो इस तरीके से हमारा जो पहला ये आपका जो सी ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। अगला है प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा सेंट्रोसोम, तीसरा ए ऑप्शन में लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, बी में है अंतःद्रवी जालिका मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जिसे हिंदी में कहता है गोल्गी कॉय और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन अंतःद्रवी जालिका या राइबोसोम। इसके बारे में देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन की व्याख्या क्या होगी। कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस में अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। अंतःद्रवी जालिका को जो है ईआर या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं, मतलब जो इनमें सिस्टर्नें होती हैं उसमें से राइबोसोम लगे रहते हैं, तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। मतलब जो प्रोटीन बनता है वो कहाँ बनता है? राइबोसोम में बनता है। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? सेल्स में पाया जाता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? प्रक्रमित कोशिका मतलब प्रोग्राम सेल डेथ इसको बोलते हैं। प्रोग्राम पीसीडी, प्रोग्राम सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एपोप्टोसिस, काल भ्रमण को जो है इंग्लिश में एजेइंग भी कहा जाता है, एपोप्टोसिस को एपोप्टोसिस ही कहा जाता है। अपहासन को कहा जाता है डिजेनरेशन, और ऊतक क्षय को कहा जाता है नेक्रोसिस। आइए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में और इसके उत्तर देने का प्रयास करते हैं। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु मतलब जो हिंदी होती है बड़ी कठिन होती है आईएएस के एग्ज़ाम में, इंग्लिश आसान होती है, इसीलिए जो इस समय जो है इंग्लिश भाषी जो क्षेत्र के लोग हैं वो ज़्यादा बाजी मार रहे हैं, क्योंकि उसमें तो जो भाषा शब्द होते हैं एक आध हो सकते हैं चेंज, लेकिन ज़्यादातर में सिंपल वर्ड दिए जाते हैं, लेकिन हिंदी में कठिनतम वर्ड दिए जाते हैं, तो इससे भी परीक्षार्थियों को प्रॉब्लम होती है। तो आइए देखते हैं प्रक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम सेल डेथ में कोशिकीय और आणविक जो सेलुलर कंट्रोल होता है इसी को एपोप्टोसिस कहते हैं। तो इससे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है। यह भ्रूणीय विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तथा ऑर्गन्स के प्रति विकास के समय होता है, जब इन्वोल्यूशन होता है तब ये होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन एपोप्टोसिस। अगला है प्लवन जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगस जॉन मेंडल, सबको पता है ये नहीं होगा। थॉमस हंट मॉर्गन, बारबरा मैक्लिंटॉक या फिर वाटसन एंड क्रिक। तो ग्रेगस जॉन मेंडल जो है मटर के पौधे में अपना प्रयोग किया था और इन्होंने आनुवंशिकता के बारे में बताया था। जंपिंग जीन के बारे में इनका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। जो थॉमस हंट एडिसन है इन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी पर अपना रिसर्च किया था, तो ये भी नहीं होगा। बारबरा मैक्लिंटॉक ये जो है अमेरिकी भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी हैं, इनको इस क्षेत्र में जंपिंग जीन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन। आइए देखते हैं इसके कष्ट के बारे में। इसे ट्रांसपोजन भी कहा जाता है। ट्रांसपोजन मतलब ट्रांस मतलब होता है ट्रांसफ़र, पोजान मतलब होता है पोजीशन, मतलब अपनी
एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाते हैं, इसीलिए इसे ट्रांसपोज़न भी कहते हैं। जंपिंग जिन के प्रतिपादक बारबरा मैकलिंटॉक थे। इन्हें 1983 ईस्वी में इस विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय ये भी आ सकता है कि किस पे जंपिंग जो खोज की थी, तो इन्होंने मक्का नामक पौधे पर इसकी खोज की थी। इन्होंने आनुवंशिकता इन्होंने देखा कि आनुवंशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि कुछ आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं, उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं, जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोज़न कहते हैं। मैंने बताया अभी कि जो पोजीशन मतलब जो जीन एक स्थान दूसरे स्थान पर चली जाती हैं उन्हें जंपिंग जीन या ट्रांसपोज़न जीन कहते हैं। यह जो है विकास की डेवलपमेंट की प्रोसेस में महत्वपूर्ण योगदान करती है। अगला हमारा छठा प्रश्न है, तो इस तरह से हमारा जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? तो पहला ऑप्शन है एक्सरे तकनीशियन, कार्बन 14 के समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, कोयला खनक या रंगरेज और रंगशाह। सही ऑप्शन हो जाएगा एक्सरे टेक्नीशियन। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। जो कोयले खनक होते हैं उनको फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है, सांस से संबंधित। एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो डीएनए की जो एक्सरेज होती हैं हमारे शरीर को भेज सकती हैं। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है 8वां, इनमें से किसका उपयोग जैव उर्वरता बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है? एजोला, नीली हरी शैवाल जिसे BGA कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर अल्फा एक घास है। ये इसे खाने से जो जानवर होते हैं वो मोटे हो जाते हैं और उनमें दूध पाने की क्षमता बढ़ जाती है। अगला तो ये देखते हैं इसके बारे में। अगला हमारा प्रश्न है, मानव तंत्र में इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ये क्या होते हैं? जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनको बृहत 4 भागों में बांटा जैव बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन फर्टिलाइजर। इसमें आते हैं राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, एजेटोबैक्टर और ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एजोला। दूसरे हमारे यहाँ इनके जो टाइप है फास्फोरस बुलाने वाले जीव हैं, जैसे बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस एक्सेट्रा। थर्ड है कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर मतलब कंपोस्ट को बढ़ाने वाले, तो इसमें आ जाता है नाम का सेलेटिन, ट्राइकोडर्मा इसे कहते हैं, लिग्नोलिटिन कहा जाता है, हीमोकोला। चौथा है पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन कौन से हैं? स्यूडोमोनास की प्रजाति है इसमें। इस प्रकार की बीज और बीजीय जो ब्लू ग्रीन होता है वो जैव उर्वरक ये सब आपके अंतर आते हैं। जबकि अल्फा क्या है? एक फलीदार पौधा मतलब एक घास होता है। हमारा अगला प्रश्न है, तो इसमें सही हो जाएगा आपका कौन सा? उपर्युक्त दोनों। अगला हमारा प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक क्या है? पाचक नहीं है, पाचक मतलब रस नहीं है। ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन या पेप्सिन। आइए देखते हैं इसके बारे में। ट्रिप्सिन, टाइलिन तथा पेप्सिन पाचक एंजाइम है जिनका स्राव क्रमशः अग्नाशय जो मतलब ट्रिप्सिन होता है वो अग्नाशय से निकलता है, लार ग्रंथि से टाइलिन निकलता है और पेप्सिन से कहाँ निकलता है? अमाशय से, एस्टोमस से निकलता है। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन एक पेप्टाइड है जो पेप्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। टाइलिन क्या होता है? टाइलिन एक जो है
एंजाइम जो लार में पाया जाता है, जो मंड को माल्टोज तथा डेक्स्ट्रिन में तोड़ने का कार्य करता है। जबकि जो गैस्ट्रिन होती है एक हार्मोन है। गैस्ट्रिन क्या है? हार्मोन है, जो कि आमाशय में जी कोशिकाओं जी सेल्स तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। यह आमाशय द्वारा गैस्ट्रिक एसिड को श्रवण को उत्तेजित करता है। अगला हमारा और आज का लास्ट प्रश्न, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? मतलब जो पुच्छ होती है, जिसे पीच टेल का मतलब आदि मानव में जो है टेल पाई जाती थी, तो हम भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं के हमारे पूर्वज थे। तो हमारे शरीर में भी पूंछ पाई जाती है, जो अभी भी अपेंडिक्स के रूप में हमारे शरीर में मौजूद है। हालांकि इससे कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं होता, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने के कारण बहुत अथाह दर्द होता है। कभी कभी ऑपरेशन की भी नौबत आ जाती है। तो आपको बताना है मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से बनता है। तो आइए देखते हैं, इसके बाद आपको इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, इसकी व्याख्या देते हैं। मानव शरीर में अध उपस्थित पूंछ अपेंडिक्स जिसे कहते हैं, इसे दूसरा नाम है कृमि प्रशेषिका, एक अवशेषिक है। मतलब ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। यह छोटी व बड़ी आंत के जोड़ के पास स्थित होती है। मतलब जहाँ पे जुड़ती हैं ये छोटी और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ती हैं, वहीं पे ये स्थित होता है। इसका जो आकार होता है वो इनका जो संख्या हो 23 आकार के छोटे छोटे क्रीम की प्रकार होता है, जो बड़ी आंत में सीकम से द्वारा जुड़ा रहता है और आरंभ में जीवन पूर्णतः शाकाहारी तथा जिसमें सेलुलोज पत्तियों के पाचन के लिए इस अंग का उपयोग किया जाता था। मतलब जो पहले होते थे, अब के समय में जो मतलब मानव है उनमें सेलुलोज नहीं पहचाने सकता होती है, लेकिन पहले था। इसलिए था क्योंकि जो आदमी था वो जंगली था, वो मांस वगैरह नहीं खाता था और केवल फल सब्जियों का ही अपना जीवन निर्वाह करता था। तो इस तरीके से हमने 10 प्रश्नों को सॉल्व किए। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।